यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भाग्य। तो यहाँ पे शंका किया कि जो सुक्ति में रजत का ज्ञान हो रहा है वो चलो विषमवादी प्रवृत्ति से, क्योंकि हम जाके वहाँ दौड़ के जाके देखे तो वहाँ रजत नहीं मिला, तो विषमवादी प्रवृत्ति से वह भ्रांति ज्ञान है, तो भी उस ज्ञान का विषय प्रातिभाषिक तत्काल उत्पन्न रजत है उस ज्ञान का विषय। इसमें क्या प्रमाण है? इसमें तो कोई प्रमाण नहीं है। देशांतरी रजत जो पूर्व पहले से ही सिद्ध है वही उसी ज्ञान का विषय बन जाए, जैसे नैयायिक लोग मानते हैं। तो नैयायिक की शंका है, वही कह रहा है देशांतरी रजत ही उस भ्रांति ज्ञान का विषय बने। तत्काल वहाँ रजत उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होकर के ज्ञान का विषय बन रहा है भ्रांति ज्ञान का, इसमें क्या प्रमाण है? तो इति चेत यहाँ तक हुआ था सिद्धांतिकरण न, पेज नंबर यहाँ 79 कैलाश वाली पुस्तक में। न तस्या सन्निकृष्टतया, बोले देखो जो रजत का ज्ञान होता है कहाँ ज्ञान हो रहा है? सामने, वहाँ सुक्ति जहाँ है वहाँ ज्ञान सामने दिख रहा है। और जो रजत है, आप जिस रजत को बता रहे हो ज्ञान, वो तो बाजार के अंदर दुकान में बैठा हुआ है, दुकान में है वो बाजार वो रजत, और हमको तो यहाँ दिख रहा है। तो जो रजत है हट्टस्थ रजत, आपणस्थ रजत, वह इंद्रिय सन्निकृष्ट है क्या? इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं होने से प्रत्यक्ष विषयत्वा योगात् तस्या सन्निकृष्टतया, वह जो हट्टस्थ रजत है देशांतरी रजत, वह इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है। इंद्रियों के द्वारा सभी देश में सभी काल की वस्तुओं का ज्ञान होता है क्या? बैठे बैठे यहाँ पे सब देख लेते हैं? सब नहीं देख पाते। इसलिए जो इंद्रिय सन्निकृष्ट होता है वही प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है। इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं हो तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनेगा? नहीं बनता। वही कह रहे तस्य असन्निकृष्टतया, वो जो देशांतरी रजत है हट्टस्थ रजत आपणस्थ रजत, वह इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं होने से प्रत्यक्ष विषयत्वा योगात्, वह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनेगा? नहीं बनेगा। ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से उपस्थित नहीं हो सकता। हाँ वही देखो उपसर्ग न चत ज्ञानम तत्र प्रत्याशक्ति, ज्ञान ही प्रत्याशक्ति है। 3 प्रकार के अलौकिक सन्निकर्ष है। सामान्य रूप से जान लो कि जैसे ये क्या धूम में वाहनी व्याप्ति ग्रहण के समय, वाहनी व्याप्ति ग्रहण के समय वो क्या कहेंगे कि चक्षु संयुक्त जो धूम विषय ज्ञान, उस ज्ञान का विषय धूमत्व तो नहीं है क्या? उस ज्ञान का विषय धूमत्व भी है। जैसे घट आया ज्ञान हुआ तो इसमें 3 अंश है, घट घटत्व तो समवाय। इसी प्रकार जिस समय हमको व्याप्ति ग्रहण हो रहा था धूम का ज्ञान हुआ, चक्षु संयुक्त हुआ धूम विषय ज्ञान का विषय धूमत्व, उस धूमत्वत्व कहाँ रहेगा? सकल धूम में सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट दूर अतीत अनागत भूत, अतीत अनागत वो भूत, अतीत यानी भूत, अतीत अनागत वर्तमान, तो जितने भी है वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल वाले, सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट, हाँ दूर पास में है, कोई भी धूम, सभी धूम में धूमत्व रहेगा। उस धूमत्व सन्निकर्ष से सकल धूम की उस समय उपस्थिति हुई थी। तो धूमत्व सामान्य, इसको कहते हैं सामान्य लक्षण सन्निकर्ष। सामान्य लक्षण सन्निकर्ष होने से, सकल धूम की उपस्थिति होने से सभी धूम में वहनी की व्याप्ति का ग्रहण हुआ था। नहीं तो यहाँ देखेंगे सामने पर्वत में, बोले उस पर्वत जब व्याप्ति ग्रहण के समय तो उस धूम में तो थोड़ी ग्रहण किए थे, व्याप्ति किसी दूसरे धूम में ग्रहण किए हो, और पर्वत में दिख रहा है कोई दूसरा धूम। उस धूम को देखने से क्या मतलब? जैसे आदमी तो सब आदमी एक जैसे ही है, किंतु जो आपका मतलब
इसका किसी से पहचान कोई कार्य है उसी को बुलाते हो, ऐसा थोड़ी किसी भी आदमी को बुला लोगे। ऐसे ही तो पर्वत में धूम देख करके फिर कैसे वाणी का अनुमान करोगे, उस धूम में तो व्याप्ति ग्रहण हुआ ही नहीं है। तो बताते कि नहीं, वो सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष से सकल धूम की उपस्थिति हो करके सभी धूम में वाणी की व्याप्ति का ग्रहण हुआ था। ये सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष का उपयोग। और ज्ञान लक्षणा तो यही कि पहले आपको ज्ञान हुआ है, पहले ज्ञान हुआ है, हमने आम को खाया है, मधुर है, वैसा ही आम दोबारा दिखाई पड़ा, दूर से ही देख करे मधुरम इदम आम्रफलम, ये आम्रफल बहुत मधुर है, ठीक है। तो वहाँ पे देखो दूर से आपने देखा, अब दूर से आँख से थोड़ी रस का ज्ञान होता है, आँख से रस का ज्ञान नहीं, आँख से केवल रूप का ज्ञान होगा, तो भी दूर से देख करके मधुरम इदम आम्रफलम। तो वहाँ पे चक्षु से जो यह कि आम मधुर आम्रफल, मधुर रस विशिष्ट आम्रफल का ज्ञान हो रहा है, तो वहाँ मधुर रस का ज्ञान ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से। आम्रफल फल का ज्ञान तो चक्षु से हो रहा है, वो मतलब संयोग सन्निकर्ष हो करके, लेकिन जो मधुर रस का ज्ञान हो रहा है वह भी चक्षु से तो है, लेकिन संयोग सन्निकर्ष नहीं, ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से। पूर्वकालीन जो ज्ञान हुआ है उसी का स्मरण ही सन्निकर्ष बन करके उस सामने वाले आम में मधुर रस का ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष। और तीसरा योगज लक्षणा सन्निकर्ष, योगज साधना करने से बहुत उत्कृष्ट धर्म उत्पन्न होता है, उसे एक ऐसा सामर्थ्य हो जाए कि यहाँ बैठे बैठे दूर की घटनाओं को देख लेगा, रामेश्वरम आदि सब जगह कहीं पे भी यहाँ बैठे बैठे योगी देख लेगा, ये न्याय में आता है। तो ये उसमें से जो ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष है, ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से हट्टस्थ रजत आपणस्थ रजत भी यहाँ पे सामने दिखेगा, क्योंकि पहले हमने देख के रखा है, उसी का स्मरणात्मक ज्ञान चक्षु के लिए सन्निकर्ष हो गया, और उस स्मरणात्मक ज्ञान रूपी सन्निकर्ष से सामने वाले सुक्ति में हमको रजत का भान हो रहा है। तो चक्षु के लिए वो ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष अलौकिक सन्निकर्ष हुआ। तो न च ज्ञानम तत्र प्रत्याशक्ति, बोले वहाँ ज्ञान ही प्रत्याशक्ति यानी सन्निकर्ष है, संयोग सन्निकर्ष से भान नहीं, ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से भान हो रहा है। इदम अंश का जो ज्ञान हो रहा है, इदम रजतम, इदम अंश का ज्ञान तो चक्षु से संयोग सन्निकर्ष है, किंतु जो रजत का ज्ञान हो रहा है ना, वो ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से हो रहा है। तो ज्ञानम तत्र प्रत्याशक्ति, तो पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांति कहेगा न च आगे ना, न च ज्ञानम तत्र प्रत्याशक्ति, ज्ञानम तत्र प्रत्याशक्ति न च, ज्ञान को वहाँ प्रत्याशक्ति मान लो, सिद्धांति क्या कहेगा, न च ऐसा मत कहो, ज्ञान से प्रत्याशक्तित्वे, अगर ज्ञान को प्रत्याशक्ति मानोगे तो क्या पर्वत में क्या पहली बार धूम दे वाणी जो का अनुमान कर, पहले वाणी नहीं देखी है क्या? ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति से पर्वतो वाणीमान ज्ञान हो जाए, हर जगह ऐसे ज्ञान हो जाए, फिर तब तो अनुमान आदि प्रमाण ही सब व्यर्थ हो जाएंगे। अनुमान आदि प्रमाण की फिर क्या आवश्यकता। ज्ञान से प्रत्याशक्तित्वे ततयो अन्यादे प्रत्यक्षत्वापत्तौ, ज्ञान को प्रत्याशक्ति मानोगे, सन्निकर्ष मानोगे चक्षु के लिए, तो ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति से ही वाणी आदि का चक्षु से ही भान हो जाए, फिर वहाँ अनुमान आदि की क्या जरूरत है। प्रत्यक्षत्वापत्तौ अनुमान आदि उच्छेदापत्ते, तब तो अनुमान आदि प्रमाण का क्या हो जाएगा, उच्छेद विनाश, अनुमान आदि प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति नहीं, सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति करो तब तो सभी सर्वज्ञ हो जाएंगे। ये देखो लेखनी का आपको ज्ञान हो रहा है, लेखनी में प्रमेयत्व है कि नहीं, तो चक्षु संयुक्त, चक्षु प्रमेय तो पहले भी ज्ञान हुआ है, चक्षु संयुक्त ज्ञान विषय प्रमेयत्व है कि नहीं, तो वह प्रमेयत्व कहाँ है, सकल वस्तुओं में, तब तो सर्वज्ञ हो जाए, बैठे बैठे सर्वज्ञ हो जाओगे, बैठे बैठे ही सर्वज्ञ हो जाओगे, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं। चक्षु संयुक्त कोई भी वस्तु ले लो, चक्षु संयुक्त कोई भी वस्तु का ज्ञान, उस ज्ञान का विषय प्रमेयत्व भी बनेगा, और प्रमेयत्व तो कहाँ रहेगा, सकल प्रमेय में, क्योंकि जितनी भी दुनिया में वस्तु है सब प्रमेय है, सब में प्रमेयत्व रहेगा, तो प्रमेयत्व तो सब जगह आ गया, तो बैठे बैठे सर्वज्ञ हो गए कि नहीं, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ पुस्तक भी खोलने की आवश्यकता नहीं।
सामान्य लक्षणा प्रत्यय सत्य मानोगे तो सब सर्वज्ञ बन के घूमेंगे। हाँ, इसलिए वो सब सामान्य लक्षणा प्रत्यय से। हाँ, योगज तो है, योगज साधना से है, योगी को ज्ञान होता है, वो तो ठीक है। हाँ, लेकिन वहाँ भी योगी के लिए फिर उसके मूल में तो शास्त्र प्रमाण ही माना जाएगा। योगी के मूल में शास्त्र प्रमाण ही, फिर इसलिए कुमारिल भट्ट खंडन की योगी का। योगी से तो बोले शास्त्र के आधार पे ही साधना करेगा तभी तो सिद्धि मिलेगी, तो शास्त्र ही प्रमाण मानो ना, फिर योग को जाने की क्या आवश्यकता है। इस तरह से ऐसा कुमारिल भट्ट खंडन किए। इसलिए अगर वहाँ पे प्रत्याशक्ति मानोगे, ज्ञान रूपी प्रत्याशक्ति, तब तो वाणी आदि का प्रत्यक्ष हो जाए पर्वत में, अनुमान आदि को उच्छेद हो जाएगा। इसलिए आपको कुल मिला करके अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति माननी ही पड़ेगी। आगे पारिशेष न्याय दिखाएंगे। हाँ ठीक, चलो देखिए। ननु रजतोत्पादका नाम रजतावयवा नाम अभावे, या वो भी कहेगा आप हमारा खंडन करते चले जा रहे हो, जरा अपने पक्ष में भी देखिए, वहाँ की रजत होगा कैसे। भाई घट होता है तो कहाँ होगा, कपाल में होगा, मृतिका में होगा। जहाँ मृतिका ही न हो, कपाल ही न हो, घट होगा क्या। ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं बनता, कारण होना चाहिए। तो जब रजत के अवयव जहाँ नहीं है वहाँ रजत कैसे रहेगा बताओ। रजत कभी भी कहाँ अपने अवयव में रहेगा कि नहीं। सुक्ति में रजत का कितना अवयव है बताओ, कुछ है क्या, थोड़ा भी है। तो भाई वही कह रहे, ननु रजतोत्पादका नाम रजतावयवा नाम अभावे, रजत की उत्पत्ति करने वाले जो रजत के अवयव है, समवायी कारण उपादान कारण, वह है ही नहीं, तो सुक्तौ कथम तवापि रजतम उत्पद्यते। तो तुम्हारे मत में भी सुक्ति में रजत कैसे उत्पन्न हो जाएंगे बताओ। रजत उत्पत्ति के लिए रजत के अवयव तो होने चाहिए, थोड़ा जुड़ करके रजत बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। छोटे छोटे अवयव जुड़ के बड़े बन जाते हैं। तो जब रजत के अवयव है ही नहीं वहाँ, तो कैसे रजत बन जाएगा वहाँ, ये बताओ तुम्हारे मत में। इसलिए ये जो अपूर्व रजत उत्पत्ति है, निर्वचनीय रजत की उत्पत्ति वाला पक्ष, यह पक्ष भी कुछ अच्छा नहीं मालूम पड़ रहा है। यह पक्ष भी अच्छा मालूम पड़ रहा है क्या। जब रजत के अवयव वहाँ है ही नहीं तो कहाँ से रजत आप बना लोगे। ये पक्ष भी आपका भी पक्ष है, कोई दमदार नहीं दिख रहा है मुझे, पूर्व पक्षी कह रहा है। या सिद्धांति कह रहा, देखो भाई पारिशेष न्याय से आपको मानना पड़ेगा, रजत की उत्पत्ति ही माननी पड़ेगी, क्योंकि हट्टस्थ रजत यहाँ से बैठे बैठे आप देख नहीं सकते। अनुमान प्रमाण का नाश, तब तो अनुमान प्रमाण का नाश बता, अनुमान प्रमाण का नाश आप स्वीकार करोगे क्या। इसलिए अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति मान लेनी चाहिए पारिशेष न्याय से। पारिशेष न्याय क्या है, प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्रा प्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेष, ये है पारिशेष न्याय। प्रसक्त यानी एक बात बताइए, वहाँ लौकिक रजत है क्या, लौकिक रजत के अवयव है क्या वहाँ पे, नहीं, लौकिक रजत के अवयव नहीं है। ठीक है, देशांतरी रजत है क्या, नहीं, वो भी नहीं है। तो यही देखो, देशांतरी रजत या तो प्राप्त था या तो लौकिक रजत प्राप्त था, दोनों का ही जब प्रतिषेध हो गया, देशांतरी रजत भी नहीं, लौकिक रजत भी नहीं, है ना। देशांतर में भी नहीं और लौकिक रजत के अवयव भी नहीं है कि वहाँ उत्पन्न हो जाए, इसलिए ऐसा तो मान नहीं सकते। इसलिए शिष्यमाण बच गया है कि अनिर्वचनीय रजत, वो मानना पड़ेगा। ये सिद्ध हो गया पारिशेष न्याय से। और रही बात सामग्री, तो सामग्री के उस हिसाब से सामग्री विचार करके मान लो, विचार करके बताएं क्या सामग्री, अभी बता रहे, चिंता क्यों करते हो। तो पारिशेष से यही प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्रा प्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेष, शायद पहले आ भी चुका है ना, इसमें नहीं आया था। लिख लो, कोई बात नहीं, लिखिए। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्रा प्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेष। आप तो याद है ना आपको, क्या नहीं तो उनका मदद करवा दो। प्रसक्त संप्रत्यय नहीं, कार्य तो ज्ञानम, संप्रत्यय साथ में, अलग अलग नहीं, एक साथ में। हाँ, प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्रा प्रसंगात, अन्यत्रा प्रसंगात
शिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेष शक्त था। लौकिक रजत अवयव होते तो लौकिक रजत बन जाता, और अन्य देशांतरी रजत हो नहीं सकता है, इसलिए शेष बचा कौन? वही अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति मानो। अब सामग्री नहीं तो सामग्री बता रहे हैं। तो यही पूछा ना कि भाई जब लौकिक रजत के अवयव नहीं है तो कैसे रजत बनेगा? तो बता रहे, देखो उच्चते, हाँ उच्चते बताते हैं, नहीं लोक सिद्ध सामग्री प्रातिभाषिक रजतोत्पादिका। चलो लुच्यते, नहीं लोक सिद्ध सामग्री प्रातिभाषिक रजतोत्पादिका। ये जो प्रातिभाषिक रजत की उत्पत्ति करने वाली, उत्पत्ति और उत्पादक में बता है अंतर। उत्पादिका, उत्पादिका मतलब उत्पन्न करने वाली, उत्पत्ति नहीं उत्पादिका, उत्पन्न करने वाली। जो प्रातिभाषिक रजत की उत्पादिका लोक सिद्ध सामग्री नहीं है कि लौकिक से। देखो जैसे लौकिक भोजन बनाना है, लौकिक भोजन बनाना है तो चावल लाना पड़ेगा कि नहीं? चावल भी लाना पड़ेगा, दाल सब्जी मसाला तेल। अब अनिर्वचनीय भोजन के लिए फिर कोई दाल सब्जी भी लाना पड़ेगा क्या भाई? अनिर्वचनीय जैसे स्वप्न में है, स्वप्न में भी आपने देखा भोजन बना के हमने खाया को अच्छे से, खूब बड़ा भंडारा किया, तो वहाँ से भी क्या बाजार जाके खरीदना पड़ेगा क्या? स्वप्न का बाजार से लाना पड़ेगा। यहाँ से मैं लौकी यहाँ का बाजार बोल रहा हूँ, यहाँ मतलब यहाँ के बाजार से बाजार में जाओगे? स्वप्न वाली भोजन के लिए कोई बाजार में जाके खरीद के यहाँ के बाजार में जाके खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो जो है बिना पैसे के इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो वहाँ पे यही कह रहे हैं कि नहीं लोक सिद्ध सामग्री प्रातिभाषिक रजतोत्पादिका। प्रातिभाषिक रजत की उत्पत्ति करने वाली लोक सिद्ध सामग्री नहीं है कि लौकिक वहाँ पे अवयव रजत के अवयव मिलने चाहिए, किंतु विलक्षणा एवं विलक्षण सामग्री है। प्रातिभाषिक रजत के लिए विलक्षण सामग्री चाहिए, व्यावहारिक रजत के लिए तो लोक सिद्ध सामग्री चाहिए। जैसे व्यावहारिक भोजन के लिए लोक सिद्ध सामग्री चाहिए। अब कोई व्यक्ति एकदम भूखा है, मनोराज्य कर रहा है बहुत, हाँ यहाँ गया वहाँ ऐसे हो गया वो हो गया, उसके लिए कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं, मनोराज्य करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो विलक्षण एक सामग्री होती है। तथा ही जैसे कि देखिए काच कामलादि दोष दूषित लोचनस्य, कांच कामल आदि दोष से दूषित। देखो सामग्री क्या क्या है, देखो एकदम पूरा मालूम पड़ेगा इसमें। ये सब 2-3 पंक्ति में पूरी सामग्री आपको दिखाई जाएगी। तथा ये कांच कामल आदि दोष दूषित से, कांच कामल ये सब जैसे मोतियाबिंद हो गया, हाँ कांच कामल ये दो चक्षु में दोष होता है ना, मोतियाबिंद ये सब हो गया, कुछ आवरण आ जाता है ना। तो कांच कामल आदि, आदि से अंधकार, आदि अंधकार ले लेना। कांच कामल आदि दोष दूषित लोचन से, है ना। कांच कामल आदि दोष से दूषित है जिसकी नेत्रेंद्री, यानी जिसकी चक्षु में कुछ कांच कामल आदि दोष से ठीक से दिखता नहीं, मोतियाबिंद हुआ है कि अथवा कुछ हुआ है, ये चक्षु का रोग है कांच कामल। तो कांच कामल आदि दोष से दूषित जो नेत्र वाला पुरुष है, मतलब केवल जरूरी नहीं कि कोई कांच कामल ही होना चाहिए, कुछ मतलब अंधकार हो, नेत्र में कुछ दोष हो, है ना। नेत्र भी ठीक है, अंधकार भी नहीं, कुछ दोष ही नहीं, प्रमाण एकदम ठीक है, तो भी नहीं हो पाएगा। तो कांच कामल आदि दोष से दूषित लोचन वाला है जो पुरुष, उस पुरुष को पूर्ववर्ती द्रव्य संयोगात, पूर्व सामने जो है द्रव्य है सुक्ति, सुक्ति भी रजत के समान ही चमकती रहती है। तो सामने वाले जो द्रव्य के साथ संयोग से, चक्षु के संयोग होने से इदमाकारा, इदमाकारा एक वृत्ति उत्पन्न होगी, और उसी वृत्ति में चमकीलापन भी, चाक चिक्या का चक चक चकमक चकमक ऐसा चमक चमकते रहते ना, चमक चकमक चकमक ऐसे सामने दिखेगा। जो कोई चमकने वाली वस्तु है धूप में एकदम जो आँख के ऊपर आता है ना, तो चाक चिक्या, चाक चिक यानी चमक दमक चमक। तो उसी इदमाकार वृत्ति में वो सीप के चमकीलेपन का भी इदमाकार वृत्ति में प्रतीति हो रही, वृत्ति में चमकीला चाक चिक्याकारा, चाक चिक्की भी आकार एकदम देखो चमक रही है ऐसा दिखेगा। तो वृत्ति में इदमाकार वृत्ति में ही चाक चिक्की आकार भी है, चमक चमक भी आकार बन रहा है, वृत्ति का विषय बन रहा है। तो पूर्ववर्ती द्रव्य के साथ संयोग से
चक्षु के माध्यम से जो इदमाकारा चाकचिक्याकारा कोई वृत्ति उठी काचिद अंतःकरण वृत्ति रोदेती, ये सब बहुब्री समास लेना है इन सब में। काच कामल आदि दोष दूषित लोचन से, काच कामल आदि दोष ही दूषितम लोचनम यस्य। इसी प्रकार चाकचिक्याकारा में चाकचिक्यम आकार विषयो यस्यावृत्ति, सा वृत्ति चाकचिक्याकार। और पूर्ववर्ती द्रव्य संयोगात इदम आकारो विषयो यस्यावृत्ति, अयम यह करके ज्ञान होगा ना। और सीप का चमकीलापन वृत्ति में भी मालूम पड़ेगा, चमक रहा है तो चमक विषय बनेगा ना, तो इसलिए चाकचिक्याकार। तो ऐसे कोई जो है चाकचिक्य को विषय करने वाली कोई अंतःकरण की वृत्ति उत्पन्न हुई, तस्याम च वृत्तौ, उसी वृत्ति में ही इदम अवच्छिन्नम चैतन्यम प्रतिबिंबते, इदम अवच्छिन्न चैतन्य क्या होता है, प्रतिबिंबित होता है। तत्र पूर्वोक्त रीत्या, तो उस वृत्ति में इदम अवच्छिन्न चैतन्य वो प्रतिबिंबित हो जाता है। भाई जो जहाँ पे विषय है हमारी, देखो आँख के माध्यम से विषय देश में अंतःकरण गया, जहाँ विषय है वहीं पे हमारा वृत्ति बनी है, अंतःकरण की वृत्ति उसी देश में बनी है। तो जो इदम अवच्छिन्न चैतन्य है, विषय का अधिष्ठान चैतन्य, वो अधिष्ठान चैतन्य उस वृत्ति में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंबित हो जाएगा। भाई वहाँ की वृत्ति तो वहाँ का चैतन्य प्रतिबिंबित होगा ना। जैसे यहाँ पे है हमारे अंतःकरणावच्छिन्न, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य, तो कौन सा प्रतिबिंबित चैतन्य, यहाँ जो चैतन्य वही तो प्रतिबिंबित होगा ना। इसी प्रकार वहाँ विषय देश में वृत्ति बनी, उसमें कौन प्रतिबिंबित होगा, विषयावच्छिन्न चैतन्य, वही कह रहे देखिए। तस्याम च वृत्तौ इदम अवच्छिन्नम चैतन्यम प्रतिबिंबते, उस वृत्ति में इदम अवच्छिन्न चैतन्य प्रतिबिंबित हो जाता है। तत्र, तो इस तरह से तत्र नहीं, प्रचैतन्य प्रतिबिंबिते सति, चैतन्य के प्रतिबिंबित होने पर पूर्वोक्त रीति से, यहाँ पूर्वोक्त रीति है तड़ागोदक न्याय। तड़ागोदक न्याय बताए हैं कि तालाब से जल निकल करके वहाँ नालियों के माध्यम से खेत में जा कर के खेत के आकार का हो जाता है। ऐसे हमारे जो अंतःकरण है तड़ाग स्थानीय है, वह चक्षु रूपी नालियों के माध्यम से निकल करके विषय देश में जा करके विषयाकार से आकारित हो जाएगा। तो तड़ागोदक न्याय से जो है तीनों का अभेद हो जाएगा, विषय चैतन्य, अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, प्रमाण चैतन्य और प्रमात्री चैतन्य, क्योंकि वृत्ति अंतःकरण से अतिरिक्त नहीं है। तो तीनों का भेद हो जाएगा कि नहीं, वहाँ पे भी तीनों का भेद हो जाएगा। तत्र पूर्वोक्त रीत्या वृत्तेर निर्गमनेन, वृत्ति का निर्गमन के माध्यम से, निर्गमन के द्वारा इदम अवच्छिन्नम चैतन्यम, यह है कौन सा चैतन्य, विषय चैतन्य हो गया। वृत्ति अवच्छिन्नम चैतन्यम, कौन सा चैतन्य हुआ, प्रमाण चैतन्य। प्रमात्री चैतन्य, प्रमात्री चैतन्य क्या है बोलो, प्रमात्री चैतन्य क्या है, प्रमाण चैतन्य, प्रमात्री चैतन्य, आप बताइए। हाँ बोलिए। हाँ, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, वृत्ति नहीं, वृत्ति लोगे तो प्रमाण चैतन्य, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य हो गया प्रमात्री चैतन्य। तो देखो अब तीनों एक जगह पे हो गए। वृत्ति जो है जब तड़ागोदक न्याय से अंतःकरण विषय देश में गया, वृत्ति कहाँ बनी है, विषय देश में। तो इदम अवच्छिन्न चैतन्य जो विषय चैतन्य हुआ, और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य मतलब प्रमाण चैतन्य, और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, तीनों एक हो गए। क्योंकि विषय देश में ही वृत्ति बनी है, तो विषयावच्छिन्न चैतन्य और वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य एक हो गए कि नहीं। और जो अंतःकरण की वृत्ति अंतःकरण से अभिन्न है, इसलिए अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य भी तीनों का भेद हो गया कि नहीं, तीनों का भेद हो गया। देखो ये बता दी कि वृत्तेर निर्गमने इदम अवच्छिन्नम चैतन्यम, वृत्त्यावच्छिन्नम चैतन्यम, प्रमात्री चैतन्यम च अभिन्नम भवति, तीनों क्या हो गए, अभिन्न हो गए। इसलिए वहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष ब्रह्म हो रहा है। ततश्च प्रमात्री चैतन्य अभिन्न विषय चैतन्य निष्ठा, तो प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न जो विषय चैतन्य, उस विषय चैतन्य में रहने वाली सुक्तित्व प्रकारिका अविद्या, वहाँ देखो रजत का, वहाँ सुक्ति का अधिष्ठान भूत चैतन्य, सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य। तो जब आप सुक्ति को नहीं जानोगे तो मतलब वहाँ के सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ अविद्या ने उस सुक्ति को ढक दिया।
है ना। सो यानी सुप्त अवच्छिन्न चैतन्य को ढक दिया, और वहाँ पे क्या किसकी भ्रांति हो जाएगी? रजत की। तो देखो सुप्त अवच्छिन्न प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न जो विषय चैतन्य निष्ठ अविद्या, कौन सी अविद्या है? सुक्तित्व प्रकारिका अविद्या। मैं सुक्ति को नहीं जान पा रहा हूँ, जैसे वहाँ देखा उसको रजत की भ्रांति हो रही। कोई पूछेगा तुम सुक्ति को देख रहे हो क्या? तो क्या कहेगा? मैं सुक्ति को नहीं जानता, सुक्ति को नहीं जान रहा। ये जो अविद्या है व्यक्ति में, किम प्रकारिका अविद्या हुई? सुक्तित्व प्रकारिका अविद्या। मैं घट को नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब घटत्व प्रकारिका अविद्या। मुझे वहाँ सुक्ति नहीं दिख रही है, मुझे तो रजत दिख रहा है। तो किम प्रकारिका अविद्या हुई? सुक्तित्व प्रकारिका अविद्या। तो वह जो अविद्या है, उसी अविद्या का परिणाम है रजत और रजत ज्ञान। देखो कैसे परिणाम हो रहा है, देखो यहाँ पे देखें। चाक चिक्यादि दो सादृश्य संदर्शन समुद्बोधित, तो सुक्तित्व प्रकारिका अविद्या वह जो है रजत रूप से परिणत होगी। कैसे परिणत होगी? क्योंकि वहाँ चाक चिक्य दिख रहा है ना, रजत में चमक दमक रहता है, सुक्ति में भी चमक दमक है, सादृश्य होना चाहिए। सादृश्य की वजह से चाक चिक्य आदि संदर्शन से समुद्बोधित हो जाएगा रजत के संस्कार। रजत भी ऐसा ही होता है, तो चमक दमक देख करके रजत का संस्कार क्या हो गया? उद्भूत हो गया, समुद्बोधित हो गया, प्रकट हो गया। तो वहाँ समुद्बोधित जो रजत संस्कार, उस रजत संस्कार से सदृचीना, सदृचीना मतलब सहकृत हो गए, उसका सहायक हो गया रजत का संस्कार, उद्बुद्ध रजत का संस्कार। संस्कार तो सभी है, हर समय थोड़ी ज्ञान होता है, भ्रांति होती। किंतु सुक्ति में जब रजत का सादृश्य देखा, सादृश्य देख करके रजत के संस्कार क्या हो गए? प्रकट हो गए, उद्बुद्ध हो गए। जैसे किसी आदमी को देखे, उसके जैसे आदमी को आपको तुरंत स्मरण हो जाएगा, बोले अरे वो तो नहीं है, फिर बाद में मालूम पड़ा नहीं है, वो दूसरा है। तो देख करके सादृश्य वस्तु का, तो सादृश्य को देख करके है ना सदृश वस्तु का स्मरण हो जाता है, उसका संस्कार मतलब उद्बुद्ध हो जाता है। संस्कार उद्बुद्ध हो गया, तो यह संस्कार ही अविद्या के लिए क्या हो गया? सहायक हो गया। इसलिए सदृचीना, रजत संस्कार से सदृचीन कौन? सुक्तित्व प्रकारिका अविद्या। देखो प्रथमांत है, समानाधिकरण प्रयोग है। रजत के संस्कार से सदृचीन सहायक रूपी सहायक वाली हो गई कौन? सुक्तित्व प्रकारिका अविद्या। और काचादि दोष समवहिता, काचादि दोष से समवहित, काचादि दोष निमित्त कारण है। चक्षु में भी कुछ दोष आदि हो सकता है, अथवा वहाँ अंधकार कुछ हो सकता है। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति, तो वहाँ अंधकार भी कारण बनता है। हर जगह अंधकार नहीं लेना, कहीं अंधकार है, कहीं कुछ और दोष है। तो काचादि दोष होने की वजह से उसको विपरीत धर्म नहीं दिखा, बल्कि रजतत्व मालूम पड़ रहा है वहाँ पे। तो ऐसी जो अविद्या है, काचादि दोष रूपी निमित्त कारण से युक्त अविद्या, और रजत संस्कार जिसका सहकारी कारण है, वह अविद्या, वह अविद्या ही रजत रूप अर्थाकारेण रजत ज्ञानाभासाकारेण च परिणमते, रजत रूपी अर्थाकार से परिणमित हो जाएगी। ये हो गया कौन? अर्थाध्यास। और रजत ज्ञान रूपी, रजत ज्ञानाभास, वास्तव में ज्ञान नहीं है, ज्ञानाभास, भ्रांति ज्ञान, भ्रांति ज्ञान रूप से भी परिणमित हो जाएगी। कौन परिणत होगी? सुक्तित्व प्रकारिका अविद्या। अविद्या ही सुक्ति को नहीं जाना, मैं सुक्ति को नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे तो रजत दिख रहा है। तो सुक्तित्व प्रकारिका अविद्या ही उसमें देखो, अब यहाँ पे समझ लीजिए 3 दोष बता दिए गए, इस पंक्ति में सब आ गया। अब कुछ बताना अलग से बाकी नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा गूढ़ रहस्य क्या है कि 3 प्रकार के जो दोष होते हैं। कुछ होते हैं प्रमेयगत दोष, प्रमाणगत दोष और प्रमात्रीगत दोष। तो प्रमेयगत दोष क्या हुआ कि रजत जैसा चमक दमक वाला होता है, सुक्ति भी चमक दमक वाली है। इसलिए सादृश्य दर्शन से रजत के संस्कार समुद्बुद्ध हुए। कौन सा दोष आया?
हाँ, प्रमेयगत दोष, यही है प्रमेयगत, सादृश्य ही है प्रमेयगत दोष। चाकचिक के जो दिखा ये प्रमेयगत दोष हो गया। ये कौन सा दोष हुआ? प्रमेयगत दोष। और जो आँख में कुछ कमी है, अंधेरा आदि है, आँख में कुछ कमी है, कुछ दोष आदि रहता है, जिसकी आँख ज़्यादा तेज हो उसको कम भ्रांति होगी। हाँ, आँख में कमी हो तो ज़्यादा भ्रांति होती है। तो ये क्या हो जाए? प्रमाणगत दोष। और रजत का भ्रम किसे होगा? जिसके अंदर लोभ है। बिना लोभ के जो है रजत, भाई जो जिसके अंदर लोभ नहीं, असली रजत दिखे तो भी भागेगा नहीं। और लोभ हो, लोभ ज़्यादा हो, जरा सा दिखने भाग खड़ा हुआ तुरंत, अरे जाके देखा, जरा जरा सी बात पे कभी उधर भाग रहे कभी इधर भाग रहे तो लोभ भी बहुत इसमें कारण बनता है। जिसके अंदर भय ज़्यादा हो तो सर्प भ्रांति ज़्यादा होती है। बारंबार जो जरा सी चीज़ पे पूरा आश्रम को ही खड़ा कर देंगे, बड़ा बहुत बड़ा निकला है तो मतलब क्या है कि हो गया प्रमात्रिगत दोष। प्रमात्रिगत दोष क्या हो गया? भय, लोभ, द्वेष, ये सब जो है दोष प्रमात्रिगत दोष हुआ। और सादृश्य क्या? सादृश्य जो है वो प्रमेयगत दोष हुआ। और आँख में जो कुछ कमी है, दोष आदि है, ये प्रमाणगत दोष है। ये तीन प्रकार के दोषों से युक्त होकर के, ये तीन प्रकार के दोष भी कारण बन गए। प्रमेयगत दोष हो गया सहकारी कारण, और निमित्त कारण बन रहा है आँख आदि में जो दोष है। हाँ, और फिर वो भी निमित्त, जो प्रमात्रिगत दोष है वो भी समझ लेना, लोभ आदि, काम क्रोध लोभ आदि। लोभ ज़्यादा है तो रजत की भ्रांति ज़्यादा हो। तो ये सब दोषों से युक्त जो अविद्या, सुक्तित्व प्रकार का अविद्या किस रूप से परिणत हो गए? रजत रूप अर्थाकारेण। इसको कौन सा अध्यास कहेंगे? अर्थाध्यास। अर्थ्यते इति अर्थ, अध्यस्यते इति अध्यास, अर्थश्चासो अध्यासश्चिति अर्थाध्यास। जिस अर्थ्यते, प्रार्थ्यते इति अर्थ, विषय जिसको लोग चाहते हैं, रजत को चाहते हैं, ठीक है, वो तो मतलब, और कोई जो परिहार करने के लिए भी चाहते हैं किसी चीज़ को, वही दूर हो, इसलिए वहाँ भी अर्थाध्यासी कहेंगे, जो सर्प आदि है। अर्थश्चासो अध्यास्यते इति अध्यास, अर्थाध्यास। तो सुक्तित्व प्रकार की अविद्या ही विषय रूप से, भ्रांति ज्ञान के विषय रजत आदि रूप से परिणत हो गई। इसको क्या कहते हैं? अर्थाध्यास। और अध्यसनम अध्यास, ज्ञप्तिर्ज्ञानम अध्यसनम अध्यास, ज्ञानम च तद अध्यास, ज्ञानम च साध्यास इति ज्ञानाध्यास। ज्ञान रूपी अध्यास यानी भ्रांति ज्ञान। हाँ, होना नहीं चाहिए वो ज्ञान, तो भी अविद्या का परिणाम हुआ भ्रांति ज्ञान। रजत नहीं है तो भी रजत दिख रहा है। इस तरह से देखो, जो ये पूछा ना कि भाई वहाँ कौन सी सामग्री है आपके पास, रजत क्या हुआ तो है नहीं, फिर रजत क्यों दिख रहा है? तो बोले कोई लोक सिद्ध सामग्री, प्रातिभाषिक पदार्थ के लिए लोक सिद्ध सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। मनोराज्य करने के लिए कुछ भी कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। स्वप्न में भी देखने के लिए कहीं जो जरूरी थोड़ी है व्यावहारिक पदार्थ आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इन सामग्री से यही सामग्री हुई कि जो है जब देखा, सादृश्य पदार्थ को देखा तो चाकचिक्याकारा, इदमाकारा, ये सब वृत्ति उठेगी। तो जो प्रमात्री चैतन्य और विषय चैतन्य अभेद हो गया, तो वहाँ पे सुक्तित्व प्रकार की अविद्या, रजत प्रकार की अविद्या, ये सब विद्या सादृश्य दर्शन के द्वारा समुद्बोधित तो रजत आदि के संस्कार हो गए, वह सहकारी कारण हो गया। काचादि दोष जो प्रमाण में दोष है उससे युक्त अविद्या वह रजत अर्थ रूप से परिणत हो जाएगी, ज्ञान रूप से भी परिणत हो जाएगी। तो इस तरह से यही है सामग्री, ये सब सामग्री यही सामग्री है। इसी सामग्री से कोई लौकिक व्यावहारिक सामग्री नहीं चाहिए। अविद्या जो है सुक्तित्व प्रकार की अविद्या ही वह इस प्रकार से परिणत हो गए, उसमें सहकारी कारण दिखा दिया गया। क्या सहकारी कारण? निमित्त कारण क्या है? निमित्त कारण जो चक्षु में दोष आदि है, लोभ आदि है, और सहकारी कारण हो गया रजत का संस्कार, ये सहायक। इन कारणों से युक्त, इन सामग्री से युक्त अविद्या का ही दोनों परिणाम हो गया। तो एकदम बहुत अच्छा ही प्रसंग समझने लायक है। इसलिए नहीं तो बहुत लोग कहते क्या सामग्री है, कैसे वहाँ दिखता है? तो यही सब सामग्री है, इसी वजह से वहाँ पे मालूम पड़ता है।
इस तरह से हो गया। तो चलो आगे। और मतलब वैसे तो 8 प्रकार के अध्यास है, यहाँ 2 बता दिए, अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास। और भी 6 प्रकार के अध्यास होते हैं, संक्षेप में बता दें। वैसे तो सुने, ब्रह्मसूत्र आदि में सुनोगे ही। हाँ हो गया ना। हाँ, तो उसमें जो है निरुपाधिक अध्यास, सोपाधिक अध्यास है ना। जैसे रस्सी में सर्प है, इसको निरुपाधिक अध्यास कहते हैं। मतलब अविद्या से अतिरिक्त जहाँ कोई सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ, तो ये तो रहेगा, सादृश्य तो थोड़ा कुछ रहेगा है, उसको कहें निरुपाधिक अध्यास। और सोपाधिक अध्यास जहाँ दूरत्व दोष से आकाश में नीलिमा दिख रही है, ये सोपाधिक अध्यास है। 2 चांद दिख रहे हैं। हाँ, 2 चांद, कोई सोपाधिक अध्यास कुछ उपाधि है, अथवा स्फटिक मणि के सामने जपा कुसुम रखे, तो उपाधि है ना जपा कुसुम, तो उससे जो है स्फटिक में लालिमा दिखेगी, इसको कहेंगे सोपाधिक अध्यास है ना। और वहाँ पे तो केवल सादृश्य तो थोड़ा बहुत रहता है। सादृश्य सोपाधिक के लिए सादृश्य की जरूरत नहीं है, निरुपाधिक के लिए सादृश्य की जरूरत पड़ती है। निरुपाधिक जो रस्सी में सर्प का ज्ञान हुआ, अभी यहाँ जो बता दी, ये भी सोपाधिक अध्यास है। ये जो बताया ना, ये सोपाधिक अध्यास नहीं, ये इसका ये निरुपाधिक लेना है। सोपाधिक में आकाश में जो नीलिमा दूरत्व दोष से हुआ ना, वो सोपाधिक हुआ। और इसमें स्फटिक में जो लालिमा देखी, वो सोपाधिक अध्यास है। ये तो निरुपाधिक, अभी जो बताया निरुपाधिक है। तो निरुपाधिक में सादृश्य की आवश्यकता है, सोपाधिक में सादृश्य की आवश्यकता नहीं है। और भी देखिए, और 4 है। और 4 क्या है? धर्मी अध्यास, धर्माध्यास और स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास। धर्मी अध्यास किसे कहते हैं? हाँ, 2 धर्मी का एक दिखाई पड़ना, यही है धर्मी अध्यास। अग्नि आयोग पिंड को आपने गर्म किया तो लोहा अलग और गोला अग्नि अलग नहीं दिखाई पड़ेगी, एक जगह पे दिखाई पड़ेगी। 2 वृक्ष दूर से एक ही दिख रहे। ऐसे ही मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, अंतःकरण अलग, अज्ञान दशा में अलग अलग मालूम पड़ते हैं क्या? अज्ञान दशा में अलग अलग, यही है धर्मी अध्यास। 2 धर्मी की जगह एक दिखाई पड़ना, तो मतलब अन्योन्याध्यास हो गया। वाहनी का लोह के साथ और लोह का वाहनी के अध्यास, साथ अध्यास, तो मतलब परस्पर अन्योन्याध्यास हुआ। अन्योन्य धर्मी अध्यास होने से फिर धर्म का भी अध्यास, लोहे के धर्म वाहनी में दिखेंगे, वाहनी के धर्म लौह पिंड में दिखेंगे, तो हो गया धर्माध्यास। और स्वरूपाध्यास, जहाँ स्वरूपता वस्तु नहीं है, स्वरूपता वहाँ रजत नहीं है, तो भी रजत का अध्यास हुआ, ये हो गया स्वरूपाध्यास। और इदम तो है वहाँ पे, इदम तो है, रजत नहीं है, तो इदम रजतम, इदम और रजत का संबंध नहीं है, तो भी इदम का रजत में संबंध का अध्यास हुआ कि नहीं? यह रजत, ऐसा कहे, यह रजत, तो संबंध का अध्यास हुआ कि नहीं? इदम का स्वरूपता अध्यास नहीं है, क्योंकि इदम तो है, किंतु इदम का रजत के साथ संसर्ग, संबंध का अध्यास, और रजत का भी इदम के साथ संसर्ग का अध्यास। तो रजत का तो स्वरूपाध्यास भी है, संसर्गाध्यास भी है, और इदम का केवल संसर्गाध्यास है, स्वरूपाध्यास नहीं, क्योंकि स्वरूपता इदम है। इस तरह से 8 अध्यास तो होते हैं। चलिए देखिए आगे। महाराज जी, हाँ बोलिए। ये जो तीनों दोष है, हाँ, वो जीव के जो अज्ञान है उसमें कैसे घटेगा, और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन से तीनों दोष की निवृत्ति, इनको थोड़ा समझाएंगे? हाँ, तो जीव में मतलब ये अज्ञान तो है ही, अज्ञान एक दोष हो गया ना। और ये मतलब प्रमेयगत कैसे, प्रमाणगत कैसे? तो प्रमेयगत यहाँ पे, यहाँ प्रमेय, यहाँ तो नहीं, तीनों प्रकार के दोष हर जगह तो नहीं मिलेंगे आपको, है ना? अच्छा। हाँ, हर जगह तीनों प्रकार के दोष नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ दिखाए, तो यहाँ तो सोपाधिक अध्यास है, तो आपको सादृश्य आदि मिला, निरुपाधिक अध्यास, निरुपाधिक में सादृश्य मिला, इस सोपाधिक में सादृश्य नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ सादृश्य है, कुछ तो सादृश्य मिलेगा, क्योंकि ये भी जो अहंकार का अध्यास है, सबसे पहले अविद्या का अध्यास तो निरुपाधिक अध्यास है, और अविद्या के माध्यम से अहंकार का अध्यास हुआ, तो अहंकार का अध्यास हो गया सोपाधिक अध्यास। इसलिए अहंकार के अध्यास में तो आपको सादृश्य की जरूरत नहीं है, जो सोपाधिक अध्यास में सादृश्य नहीं मिलता। और अज्ञान का अध्यास
इसमें ये तो अनादिकाल से है, यहाँ पे तो कोई विशेष सब चीज़ नहीं मिल पाएगा आपको, है ना, क्योंकि उसी को लेके प्रमाता हो रहा है सब। तो प्रमात्रिगत ऐसा नहीं कर सकते ना कुछ, प्रमात्रिगत ऐसा नहीं, क्योंकि अज्ञान को लेके ही प्रमाता हो रहा है। तो हर जगह मतलब तीनों दोष नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे जो बताया निरुपाधिक अध्यास, उसमें तीनों दोष मिलेगा प्राय करके। इसलिए हर जगह कई जगह बताया कि भाई कोई सादृश्य, आकाश और नीलिमा, आकाश में जो नीलिमा दिखाई पड़ेगी तो नीलिमा और आकाश का कोई सादृश्य है क्या? कोई सादृश्य नहीं है। तो हर जगह सादृश्य नहीं, मतलब ये निरुपाधिक में ही इसीलिए लिए है वो भी हर जगह। तो यहाँ पे अब अज्ञान और इसका जो सादृश्य है, कौन सा सादृश्य इसका, क्योंकि अज्ञान का अध्यास निरुपाधिक अध्यास हुआ, अहंकार का अध्यास तो सोपाधिक हुआ। अहंकार के अध्यास में तो हमको सादृश्य ढूंढना ही नहीं है क्योंकि वो सोपाधिक अध्यास है, लेकिन अज्ञान का अध्यास निरुपाधिक है, इसमें कुछ सादृश्य मिलेगा। क्या सादृश्य देखेंगे, उसको बताएंगे। चलिए ठीक है महाराज। हाँ, ये जो है 13। चलिए आगे देखिए। तो आगे परिणाम हुआ, रजत का अविद्या का परिणाम हुआ, ये अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास। आगे देखिए, परिणामो नाम उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति। परिणाम किसे कहते हैं? उपादान के साथ समान सत्ता वाला जो कार्य, उस कार्य की आपत्ति यानी प्राप्ति होना, इसे कहते हैं परिणाम। उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति ही, यही है परिणाम। उपादाने न, जैसे उदाहरण दूध का दही, उपादान जो दूध है, दूध से दही बनेगा। उपादान की कौन सी सत्ता है? व्यावहारिक सत्ता, कि दूध पीने से क्षुधा मिटेगी और दही खाने से भी क्षुधा नहीं मिटती है। उपादान की सत्ता के समान सत्ता वाला जो कार्य, उपादाने न समान समा सत्ता यस्य कार्यस्य तद कार्यम उपादान समसत्ताक। तब फिर कर्मधारय से उपादान समसत्ताकम च तत्कार्यमिति उपादान समसत्ताक कार्य तस्य आपत्ति, उस कार्य की प्राप्ति होना, यही है परिणाम। उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति, ये परिणाम हो गया। और विवर्तो नाम, विवर्त किसे कहते हैं? वहाँ पे जो है ये तो विवर्त हुआ ना, रस्सी में जो सर्प दिख रहा है वो विवर्त है। तो विवर्त किसे कहते हैं? विवर्तो नाम उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति, उपादान से विषम सत्ता वाला कार्य की प्राप्ति होना, उसे कहते हैं विवर्त। अब इसका हम लोग आगे कल करेंगे। लक्षण केवल इसका दोनों का याद कर लेना, उपादान परिणाम विवर्त सब मिट्टी का घट वो परिणाम है। विषम सत्ता क्या समझ? विषम सत्ता मतलब जैसे भाई रस्सी जो है व्यावहारिक है कि नहीं, और वहाँ सर्प जो दिख रहा है क्या है? प्रातिभाषिक सत्ता वाला है ना, इसलिए विषम सत्ता वाला हो गया। मिट्टी से जो कार्य होगा वो घट से कम कार्य होगा, जो घट से कार्य होगा मिट्टी से नहीं होगा। नहीं, मृत्तिका व्यावहारिक है नहीं, मृत्यु से भी कुछ न कुछ कार्य होता है। जरूरी थे उतना है कि अब तंतु लेके ढक लोगे तो ठंडी दूर होगी क्या? स्वेटर पहनना पड़ता है ना, तो ये जरूरी तो वो कार्य नहीं, समान सत्ता की बात कर रहे हैं। यहाँ तो विषम है ना, मिट्टी हाँ, विषम सत्ता कहाँ है? व्यावहारिक है मृत्तिका, मृत्तिका भी व्यावहारिक है, घट भी व्यावहारिक, विषम सत्ता कहाँ हुआ? मृत्तिका व्यावहारिक नहीं है। दूध का दही से दूध, हाँ वही वो, चलो वो सब समान सत्ता हुआ, समान सत्ता अंश में लीजिए, दृष्टांत दिया, समान सत्ता अंश में दृष्टांत दिया, कार्य समान होना इसमें दृष्टांत नहीं दिया, समान सत्ता में दृष्टांत दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जैसे क्षुधा है वो हमारी तृप्ति दूर हो रही है, व्यवहार में दूर हो रही है, तो व्यावहारिक सत्ता वाला दूध भी है, व्यावहारिक सत्ता वाला दही भी है। इसी प्रकार तंतु भी व्यावहारिक है, पट भी व्यावहारिक है। ये जरूरी थोड़ी कि तंतु से जो कार्य पट से जो होता है तंतु से भी होगा, फिर तो पट बनाने की क्या आवश्यकता है? सबसे भी भय हो जाता है। हाँ? सबसे भी भय हो जाता है। भय होता है तो कोई बात नहीं, वो तो होगा ना। भय होता है उसे रज से लोभ होता है, वो तो वैसा देख करके होता है ना। तो वो जो भय है वो व्यवहार हो गया ना, तो जो नहीं, जैसे आप देख लिए तो भय दूर भी हो जाएगा ना, और असली हो तो नहीं दूर होता है। हाँ, अंतर है ना वहाँ पे। नकली है तो काट नहीं पाएगा, असली है तो काट भी लेगा वो, इसलिए अंतर आएगा ना। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।